हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज पीछे के अध्याय से बढ़ते हुए हम लोग समाज मनोविज्ञान, जो कि बीए पार्ट 3 ऑनर्स में हम लोग पढ़ते हैं, और वह बीए पार्ट 3 ऑनर्स का 5वां पेपर कहलाता है। उसमें समाज मनोविज्ञान के प्रथम अध्याय पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। उसमें चर्चा करते हुए हमने विभिन्न बातों पर कि मनोविज्ञान, समाज मनोविज्ञान की परिभाषा क्या है, और विभिन्न स्रोतों पर चर्चा की थी। आज का जो विषय है वह स्कोप ऑफ सोशल साइकोलॉजी के विषय के रूप में है। आज हम चर्चा करेंगे कि उसका क्षेत्र, समाज मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र कौन कौन सा है। जैसा कि अभी चर्चा चली, विशेषताओं को देखते हुए कि समाज मनोविज्ञान किस तरह का मनोविज्ञान है, तो आप लोगों ने समझा कि समाज मनोविज्ञान सामाजिक अंतःक्रिया का विज्ञान है। सामाजिक परिस्थिति में किए जाने वाले व्यवहारों को अध्ययन करने वाला विज्ञान है। तो जब हम सामाजिक परिस्थिति की बात करते हैं, सामाजिक अंतःक्रिया की बात करते हैं, तो उसके विभिन्न कार्य क्षेत्र आ जाते हैं, बहुत से पहलू आ जाते हैं जो कि सामाजिक मनोविज्ञान के अंतर्गत हम लोग उसकी चर्चा करते हैं। जिसमें से पहला है मनोवृत्ति, जिसे एटीट्यूड के नाम से भी जाना जाता है। मनोवृत्ति बहुत एक सरल शब्द है जो मनोवृत्ति के किसी व्यक्ति विशेष के व्यक्तित्व के बारे में जानकारी प्राप्त करने का एक स्रोत होता है। इसकी हर व्यक्ति की मनोवृत्ति अलग अलग होती है। समाज मनोविज्ञान में हम लोग मनोवृत्ति क्या है, मनोवृत्ति को जानना क्यों आवश्यक है, मनोवृत्ति का मापन हम लोग कैसे करते हैं, मनोवृत्ति को प्रभावित करने वाले कौन कौन से सिद्धांत हैं, मनोवृत्ति से संबंधित कौन कौन से सिद्धांत हैं, और मनोवृत्ति को कौन कौन सा ऐसा तत्व है जो प्रभावित करता है, उसके निर्माण में उसकी चर्चा करते हैं। मनोवृत्ति की व्याख्या करते हुए 1968 ईस्वी में 1968 में आलपोर्ट साहब ने 3 तत्व की चर्चा की है, जिसे एटीट्यूड का ABC कहा जाता है। ए का मतलब है इफेक्टिव कंपोनेंट, बी का मतलब है बिहेवियरल कंपोनेंट, और सी का मतलब है कॉग्निटिव कंपोनेंट। इन तीनों तरह के तत्वों का संगठन ही मनोवृत्ति माना जाता है। इफेक्टिव, बिहेवियरल और कॉग्निटिव, ये 3 पार्ट मिल जाते हैं। और ऐसा समझिए कि मनोवृत्ति का जब हम लोग विश्लेषण करेंगे तो इन 3 तरह के तत्वों पर चर्चा हम लोग को करना आवश्यक हो जाता है। अब है इसके 3 पहलू हैं कि मनोवृत्ति का परिवर्तन कैसे होता है, मेजरमेंट कैसे होता है, और मनोवृत्ति की रचना कैसे होती है। मनोवृत्ति में परिवर्तन हो सकता है कि हमारी मनोवृत्ति किसी व्यक्ति विशेष के प्रति आज कुछ हो, किसी देश के प्रति, किसी समूह के प्रति आज कुछ हो सकता है हमारी मनोवृत्ति अरब कंट्री के प्रति कुछ और हो, पाकिस्तान के प्रति कुछ और हो, चाइना के प्रति और हो, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वो मनोवृत्ति उसके प्रति वैसा ही रहेगा जैसा आज है। परिस्थिति, काल, समय, घटनाओं, आपसी संबंध एवं बहुत से ऐसे तत्व हैं, बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एक दूसरे की मनोवृत्ति बदलती रहती है। ठीक वही हाल अपने समाज में रहने वाले जाति विशेष के लोगों, समाज के लोगों, पड़ोसियों, एक परिवार का दूसरे परिवार से मनोवृत्ति बनता है और एक दूसरे के प्रति मनोवृत्ति बदलता रहता है। तो मनोवृत्ति में परिवर्तन और मनोवृत्ति का निर्माण बहुत से तत्वों पर आधारित होता है। मनोवृत्ति की व्याख्या करने में कई सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है।
मनोवृत्ति की व्याख्या करने के क्रम में हाइडर का सिद्धांत, जिसे हाइडर्स बैलेंस थ्योरी, संतुलन सिद्धांत, फेस्टिंगर का कॉग्निटिव डिजोनेंस का थ्योरी और न्यूकॉम्ब का ABX सिद्धांत बहुत प्रसिद्ध सिद्धांतों में से है। अब जब हम आगे समाज मनोविज्ञान में चलते हैं तो मनोवृत्ति किसका पॉजिटिव है, किसका निगेटिव है, किस समाज के प्रति, किस समूह के, एक समूह का दूसरे समूह के प्रति, एक व्यक्ति का दूसरे समूह के प्रति, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के प्रति, इन सब चीजों का जब हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं तो उसको अध्ययन करने के लिए बहुत सी मापनी समाज मनोविज्ञान में बनाई गई है, जिसमें जो प्रमुख मापनियां है उसमें थर्स्टन स्केल, लिकर्ट स्केल, गटमैन स्केल और बोगार्डस स्केल के नाम से जाना जाता है। दूसरी बिंदु जिसे हम लोग समाज मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र का दूसरा जो तत्व है, दूसरा जो बिंदु है, वह है सामाजिक प्रत्यक्षण, सोशल परसेप्शन। इसमें हम लोग सामाजिक मनोविज्ञान का एक कार्य क्षेत्र का दूसरा पहलू है। इसमें व्यक्तियों की प्रेरणाओं, इच्छाओं, मनोवृत्तियों आदि से अवगत होकर तत्संबंधी ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता को सोशल परसेप्शन कहते हैं। इसमें मूलतः व्यक्तिगत परसेप्शन, एट्रीब्यूशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये 3 चीजों पर विशेष चर्चा करता है। पर्सन परसेप्शन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों से सूचनाओं को प्राप्त करके और उसी के आधार पे, जो दूसरे व्यक्ति से हमें सूचना प्राप्त होती है, उसी के आधार पे एक निर्णय लेता है और उसके आधार पे ओवरऑल इम्प्रेशन विकसित करता है। तो इसको हम लोग पर्सन परसेप्शन कहते हैं। इस क्षेत्र में कुछ मनोवैज्ञानिकों द्वारा, जो कि समाज मनोवैज्ञानिक बहुत ही फेमस हुए, एंडरसन और केली, इन्होंने 50 और 60 के दशक में बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है। दूसरा बिंदु एट्रीब्यूशन या गुणारोपण आता है। यह एक ऐसा व्यवहार है और यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दूसरे व्यक्ति के व्यवहार में छुपे हुए गुणों या अवगुणों या ट्रेट्स का पता लगाया जाता है और उसकी उचित व्याख्या की जाती है, और वह गुण क्यों है, इसके पीछे कौन कौन से कारण है, इसकी चर्चा होती है। इस गुणारोपण को व्याख्या करने के क्रम में जोन्स एंड डेविस, हाइडर, केली, सैवकर का सिद्धांत काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। तीसरा बिंदु जो सामाजिक सोशल परसेप्शन में आता है वह है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। समाज मनोविज्ञान इस बात पर बल देते हैं इस विषय में कि बिना भाषा के प्रयोग किए हुए हाव भाव के द्वारा या बॉडली मूवमेंट्स के द्वारा दूसरों को कैसे प्रभावित किया जाए, अपनी बातों को कैसे संप्रेषित किया जाए, और यहाँ तक कि एक दूसरे व्यक्ति से कैसे प्रभावित हो और दूसरे को कैसे प्रभावित करें, इन सब चीजों की चर्चा इस विषय के अंतर्गत, इस पहलू के अंतर्गत होती है। तीसरा है पूर्वाग्रह और विभेद, प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन। यह भी समाज मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्र बन गया है। इसके अंतर्गत लोग पूर्वाग्रह और ऐसे मनोवृत्ति जिससे कि विभेद या भागने की प्रवृत्ति का अध्ययन करते हैं। पूर्वाग्रह से मतलब प्रतिकूल विचारों पर आधारित मनोवृत्तियों से लेते हैं। पूर्वाग्रह से जनरली हम लोग यही शब्द निकालते हैं कि एक समाज का दूसरे समाज के प्रति जो सोच रहता है, जो नजरिया रहता है। लेकिन समाज मनोविज्ञान में पूर्वाग्रह का मतलब सिर्फ निगेटिव एटीट्यूड की बात नहीं होती है, बल्कि दूसरे समूह, दूसरे जनजाति, दूसरे जाति, दूसरे व्यक्ति के प्रति सकारात्मक सोच की भी चर्चा हम लोग करते हैं, और यह पॉजिटिव प्रेजुडिस के नाम से जाना जाता है। जैसे हम लोग यहाँ पे ये चर्चा करते हैं कि किसी जो ज्यादा पैसे वाले लोग हैं उनका सोच
गरीबों के प्रति निगेटिविटी वाला होता है, या कह सकते हैं कि पूर्वाग्रह वो बनाए रहते हैं। जो गरीब होते हैं वो धनिक के प्रति, धनिक होते हैं वो गरीब के प्रति। इसको हम लोग निगेटिव पूर्वाग्रह को निगेटिव सेंस में लेते हैं। पॉजिटिव सेंस का उदाहरण यह हो सकता है कि जो हमारे रोल मॉडल समाज के लिए फिल्म के कलाकार, एक्ट्रेस, टीवी सीरियल, खेल खेलने वाले क्रिकेटर, फुटबॉलर और खेल के क्षेत्र में बहुत आगे जो बढ़े हुए रहते हैं, उसको समाज के सब लोग एक आदर्श के रूप में लेते हैं और उसके प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चलते हैं, पॉजिटिव पूर्वाग्रह कह सकते हैं कि लेके चलते हैं। तो इसे हम लोग घनात्मक पूर्वाग्रह या पॉजिटिव प्रेजुडिस कहते हैं। दूसरा जो शब्द है जो डिस्क्रिमिनेशन या विभेद कहलाता है, जब व्यक्ति दूसरे व्यक्ति या वस्तु के प्रति होस्टाइल व्यवहार, मतलब कि बैरपूर्ण, शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने लगता है या उसकी भावना आ जाता है, तो उसे हम लोग डिस्क्रिमिनेशन के अंतर्गत लाके उसका अध्ययन करते हैं, व्याख्या करते हैं। इसके पीछे मुख्यतः समाज मनोविज्ञान में 3 कारकों की चर्चा होती है। पहला है सोशल फैक्टर्स, दूसरा है कल्चरल फैक्टर्स और तीसरा है खुद का व्यक्ति से संबंधित पर्सनल फैक्टर या पर्सनालिटी फैक्टर्स भी इसको कहते हैं। अब आप आगे चर्चा करते हुए पाते हैं कि कई मनोवैज्ञानिकों ने कई मापनियों का निर्माण भी स्टडी करने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए किया है, जिसमें फेल्डमैन एंड डोनोहो ने नॉन वर्बल टेक्निक्स पर अधिक बल देते हुए पूर्वाग्रह को मापने का काम किया। अन्य कई मनोवैज्ञानिक भी आए हैं जिन्होंने भिन्न भिन्न तरह के मनोवैज्ञानिक पूर्वाग्रहों के सिद्धांत की, अप्रोचेज की और उसे मेजरमेंट करने का भी कई स्किल्स डेवलप किया और कई उपागम जो अप्रोच है उसमें हिस्टोरिकल अप्रोचेज, साइको एनालिटिक अप्रोचेज और कॉग्निटिव अप्रोचेज की चर्चा मुख्य रूप से की जाती है। चौथा जो समाज मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्र है वह इंटरपर्सनल अट्रैक्शन है, जो कि समाज मनोविज्ञान में एक क्रांति के रूप में आया और इस क्षेत्र में क्रांति सा पैदा किया। इसमें बैरन और बर्न का जो महत्वपूर्ण व्याख्या उन्होंने इंटरपर्सनल अट्रैक्शन पर किया वह काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। इंटरपर्सनल अट्रैक्शन से अर्थ प्राय यह होता है किसी व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति को के प्रति किस प्रकार का संबंध है। एक व्यक्ति का, एक समूह का, एक समाज का दूसरे समाज के प्रति या तो ऋणात्मक संबंध होगा या धनात्मक संबंध होगा। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ बैठना चाहता है, खाना चाहता है, रहना चाहता है, बात करना चाहता है और दूसरा व्यक्ति भी किसी दूसरे व्यक्ति के साथ या पहले वाले व्यक्ति के साथ क्यों साथ रहना चाहता है, क्यों बात करना चाहता है, क्यों बोलना चाहता है, क्यों अपना समझता है, इसकी वैज्ञानिक व्याख्या जब की जाती है तो उसे इंटरपर्सनल अट्रैक्शन के आधार पर ही समझा जा सकता है। समाज मनोविज्ञान में इसकी व्याख्या, चूंकि यह एक तरह का मनोवृत्ति है, अतः विभिन्न सिद्धांतों के सहारे सैद्धांतिक व्याख्या की गई है। कॉग्निटिव थ्योरी, न्यूकॉम्ब का रीइंफोर्समेंट थ्योरी, न्यूकॉम्ब्स बैलेंस थ्योरी आदि ऐसी सैद्धांतिक थ्योरी है जिसके आधार पर इसकी व्याख्या की गई है। जब हम गहन अध्ययन समाज मनोविज्ञान में इंटरपर्सनल अट्रैक्शन का करते हैं तो उसमें फिजिकल ब्यूटी, प्रॉक्सिमिटी, सिमिलरिटी इन एटीट्यूड और एटीट्यूड में सिमिलरिटी के अलावा बहुत से ऐसे तत्व का गहन अध्ययन करते हैं जो उसके नजदीकीपन के कारण या उसके बिलगाव के कारण की व्याख्या इसमें हम पाते हैं कि क्यों होता है इस तरह का। पांचवा जो फील्ड है सोशल साइकोलॉजी का क्षेत्र है वह है जनमत तथा प्रचार। 1978-80 के बाद काफी रुचि इस क्षेत्र में या उसके पहले
प्रोपोगंडा के क्षेत्र में समाज मनोवैज्ञानिकों की काफी रुचि रही है। धीरे धीरे इसकी रुचि कम होती गई, लेकिन ऐसा नहीं है कि जनमत का अभी भी प्रचार नहीं होता है। किसी सामाजिक समस्या के प्रति व्यक्तियों के विचारों को जानने, उनके मतों को परखने, मतों के बारे में जानकारी हासिल प्राप्त करने का एक तरीका है। आधुनिक युग में पब्लिक ओपिनियन या प्रोपोगंडा आज के डेट में भी कई ऐसे लेटेस्ट टेक्निक हैं जिसके आधार पे वो अपना प्रचार प्रसार करता है। विभिन्न कंपनियां, विभिन्न समाचार चैनल्स, सिनेमा, टेलीविजन, रेडियो, अखबार आदि बहुत से साधन हैं जिनके सहारे जनमत का भी निर्माण किया जाता है। पब्लिक ओपिनियन बनाने में इन सब चीज़ों का भी, व्हाट्सएप, मोबाइल, इंटरनेट, आजकल नए नए ऐसे टेलीग्राम ग्रुप आ गए हैं जिससे कि हम लोग जनमत का निर्माण करने में ये सब सहारा देते हैं। समाज मनोवैज्ञानिकों ने जनमत को मापने के लिए बहुत सी विधियों का भी निर्माण किया है, टेक्निक्स डेवलप किए, जिसमें सैंपलिंग मेथड, पैनल मेथड आदि भी प्रमुख है। जनमत से ही काफी जुड़ा हुआ क्षेत्र प्रोपोगंडा है, जिसे प्रचार कहा जाता है। इसमें यह एक ऐसी विधि है जिसमें प्रचार करने वाला कंपनी, समूह, समाज, देश या कोई संगठन अपने विचारधाराओं को एक खास ओर ले जाने के लिए सोशल कंट्रोल करने का काम करता है, और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों ही रूप से वह चाहता है कि हम अपने विचारधाराओं को कैसे दूसरे तक ले जाए, कैसे उसको प्रचार प्रसार करें। जो छठा और महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्र सोशल साइकोलॉजी का है वह है लीडरशिप का, जिसको कि हम लोग नेतृत्व कहते हैं। नेता शब्द से नेतृत्व बना है। नेतृत्व कहने का मतलब है कि नेता का काम होता है कि किसी भी समाज, समूह या परिवार में वह एक निश्चित उद्देश्य के लिए काम करता है और किसी निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही वह सर्वमान्य होता है। उसमें कुछ ऐसे गुण होते हैं जिससे बाकी उसके परिवार के या समूह के या उस एसोसिएशन के, कंपनी के, किसी भी क्षेत्र के लोग उसे अपने नेता मानते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके हितों की रक्षा यही कर सकता है। नेता के भी विभिन्न प्रकारों की चर्चा होती है, इसमें डेमोक्रेटिक टाइप, ऑथोरिटेटिव टाइप, ऑथोरिटेरियन लीडर, नर्चरिंग टास्क लीडरशिप आदि कई ऐसे प्रकार हैं जिसकी चर्चा समाज मनोविज्ञान में हम लोग करते हैं, और उसके आधार पे कई सिद्धांत भी बने हैं। फाइडलर का थ्योरी या पथ गोल थ्योरी आदि, ब्रूम एंड यूटन का थ्योरी आदि बहुत से ऐसे काम हुए हैं, सिद्धांत के रूप में विकसित हुए हैं, जो समाज मनोविज्ञान में इनका उपयोग आज भी हम लोग करते हैं। अलग जो कार्य क्षेत्र एक अलग नाम जानते हैं, उसका नाम है सोशल इन्फ्लुएंस। सामाजिक मनोविज्ञान में सामाजिक प्रभाव भी महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्रों में से एक है कि समाज में सामाजिक प्रभाव किस तरह से पैदा होता है और यह दूसरे के लिए कैसे महत्वपूर्ण है। इसमें किसी एक व्यक्ति के व्यवहार, भावना, मनोवृत्ति में परिवर्तन दूसरे व्यक्ति द्वारा कुछ कहने या करने के फलस्वरूप जब होता है तो उसकी व्याख्या की जाती है। इसमें चेतन, अचेतन, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल कुछ भी हो सकता है। आधुनिक समाज मनोवैज्ञानिकों ने मूल रूप से 3 तरह के सामाजिक प्रभावों को महत्वपूर्ण बताया है। इसमें एक है समरूपता, दूसरा है कंप्लायंस और तीसरा है आज्ञाकारिता। समरूपता में सामाजिक प्रभाव प्रत्यक्ष होता है। जब किसी व्यक्ति का व्यवहार सामाजिक मानकों द्वारा सीधे प्रभावित होता है तो उसे समरूप कहा जाता है। जैसे जो किसी कॉलेज में कोई छात्र जब पहली बार पढ़ने के लिए जाता है तो उसके लिए रोल मॉडल या समरूपता वैसे व्यक्ति से होता है कि अपने वरिष्ठ छात्रों को वह समरूप मानता है और उसके व्यवहार का वह अनुकरण करता है और व्यवहार को अपनाता है, और समरूप मानते हुए उसके व्यवहार को अपनाने की कोशिश करता है तो उसे समरूपता के तहत ही अध्ययन किया जाता है, क्योंकि दोनों के व्यवहार में, दोनों के
दोनों के कार्य क्षेत्र में समानता होती है। इसीलिए समरूपता सामाजिक प्रभाव का एक बहुत बड़ा कारक होता है। फेस्टिंगर ने सोशल कंपैरिजन थ्योरी की व्याख्या करते हुए समरूपता को बहुत अच्छे ढंग से बताने का काम किया। दूसरा जो तत्व है समरूपता के बाद है वह कंप्लायंस, जिसे अनुपालन कहा जाता है। अनुपालन भी एक विधि के रूप में डेवलप हुआ, जिसमें मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र के रूप में डेवलप हुआ, जिसमें जब किसी व्यक्ति के द्वारा अपने समाज से ही कोई ऐसे वस्तु जिसका उसे जरूरत है उधार के रूप में या मदद के रूप में मांगा जाता है और वह उसे वैसा मदद करता है, तो एक कंप्लायंस का उदाहरण माना जाता है। इसमें इक्विटी थ्योरी के नाम से होमन्स नामक मनोवैज्ञानिकों ने बहुत विस्तृत व्याख्या करके बताया कि कंप्लायंस किस तरह का होता है। मतलब इसमें एक खास तरह का व्यवहार करके अनुरोध करता है कि हमको ये दीजिए और उससे वह अनुग्रहित होता है। इस तरह से दोनों का प्रभाव एक दूसरे को प्रभावित करता है कंप्लायंस के अंतर्गत। तीसरा आता है ओबीडियंस, मतलब आज्ञाकारिता। आज्ञाकारिता का मतलब ही होता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति, ऐसे नियम समूह के ऐसे लोग जो कि किसी क्षेत्र में पावर के पद पर रहते हैं और उसकी बात को जब आप मानते हैं तो वह ओबे के तहत आता है और आज्ञाकारिता का बोध कराता है। इसके तहत आप उदाहरण के रूप में जैसे आर्मी के मैन, जैसे पुलिस पदाधिकारी या कोई पदाधिकारी के निर्देश का जब अनुपालन करते हैं कि ऐसा करिए ऐसा न करिए, तो वो इस श्रेणी में आता है। 8वां समाज मनोविज्ञान का क्षेत्र है परोपकारिता, आक्रमणशीलता, सहयोग एवं प्रतिद्वंदिता। इसके अंतर्गत जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इन चारों बिंदुओं पर चर्चा की जाती है और चारों का संबंध प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक क्रियाओं पर हमारा पड़ता है। 9वां कार्यक्षेत्र अफवाह का आता है, जिसे र्यूमर के नाम या जनप्रवाद के नाम से जाना जाता है। किसी व्यक्ति या घटना के बारे में यह एक अप्रमाणित कहानी होती है। अफवाह हर स्थिति में प्रमाणित नहीं होती है, बल्कि ये बहुत जल्दी से फैलने वाला एक वैसा तथ्य होता है जिसे बिना जाने परखे हुए व्यक्ति एक दूसरे को प्रसारित करता है। इसमें दो बातों की प्रधानता होती है कि एक तो वातावरण या एटमॉस्फेयर या सिचुएशन का स्पष्टता नहीं रहता है, मतलब सिचुएशन स्पष्ट नहीं रहता है। दूसरा है कि इंपोर्टेंस ऑफ सिचुएशन, परिस्थिति की महत्ता होती है। भिन्न भिन्न ढंग से व्यक्ति घटना का वर्णन करता रहता है। यदि कहीं पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया तो एक व्यक्ति जो देख के भागता रहता है डर के, वो बोलता है कि वहां आंसू गैस छोड़ा गया। फिर आगे वाला आदमी जाके बोलता है कि वहां गोली चली है पुलिस के द्वारा और 2 व्यक्ति को हमने गिरा हुआ देखा, जिसका खून निकल रहा था, उसे गोली लगी है। फिर कोई आदमी कहता है कि वहां इतना जनसंहार हुआ है कि कई व्यक्ति मरे पड़े हुए थे। इस तरह से यह बहुत तेजी से फैलने वाला एक प्रक्रिया है। उसी तरह कभी कभी 2 समूह में 2 जाति विशेष में भी झंझट हो जाता है और उसको प्रसारित करके मतलब तिल से तार बनाने का कह सकते हैं कि काम होता है। यह अफवाह के ही अंतर्गत आता है। अफवाह के वजह से तेजी से फैलता है और बात को डिस्टॉर्टेड वे में तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि इसका कोई आधार नहीं होता, निराधार ही यह प्रभावित होता रहता है। इसको व्याख्या करने के लिए भी कई मनोवैज्ञानिकों ने कई तरह से व्याख्या की है। अतः समाज मनोविज्ञान का यह भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है या कार्य क्षेत्र है। अंतिम में ग्रुप इन्फ्लुएंस, समूह प्रभाव के रूप में हम इसे जानते हैं। व्यक्ति का प्रभाव विभिन्न समूह के द्वारा विभिन्न समय विशेष पर पड़ता रहता है और भिन्न भिन्न प्रकार से समूहों द्वारा व्यक्तियों पर प्रभाव पड़ते रहते हैं। इसे विभिन्न भागों में बांटकर, जैसे सोशल
टेशन, सामाजिक सरलीकरण, क्राउडिंग, सोशल लोफिंग जिसे सामाजिक स्वेच्छाचारिता, माइनॉरिटी इन्फ्लुएंस, ग्रुप पोलराइजेशन, ग्रुप थिंकिंग आदि विभिन्न विषयों पर बांट के समूह प्रभाव के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि समाज मनोविज्ञान का जो स्कोप है वह काफी बढ़ता गया और उस स्कोप को एक अध्याय के रूप में समझने के लिए हम लोगों ने आज विभिन्न 10 प्रकार के विभागों के 10 तत्वों की चर्चा की, जिससे कि समाज मनोविज्ञान के स्कोप को समझा जा सके। तो आज स्कोप ऑफ सोशल साइकोलॉजी की चर्चा की। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग, जो कि BA पार्ट 3 पेपर 5 का ही है, हम लोग चर्चा करेंगे कि समाज मनोविज्ञान का अन्य विषयों से, जैसे कि एनवायरमेंटल साइकोलॉजी से या एंथ्रोपोलॉजी से या अन्य विषयों से क्या संबंध रहा है, उसकी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।